Hello my dear student, welcome to Reading Coaching Classes. My name is Shahbaz Pathan and I am your mathematics teacher. ठीक है, सो आज हम लोग लास्ट वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने ग्रेटेस्ट इंटीजर और फ्रैक्शनल पार्ट को डिस्कस किया था। फ्रैक्शनल पार्ट क्या होता है, उसके प्रॉपर्टीज़ क्या है, उसके डेफिनेशंस क्या है, ये हम लोगों ने डिस्कस की थी। सो आज के क्लास में हम लोग फ्रैक्शनल पार्ट्स का जो न्यूमेरिकल है वो आज डिस्कस करेंगे। ठीक है ना, लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने थ्योरी पार्ट डिस्कस किया था, उससे रिलेटेड प्रॉपर्टी डिस्कस की थी। ठीक है, और आज हम लोग उससे फ्रैक्शनल पार्ट से रिलेटेड न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो जो भी बच्चों ने प्रीवियस वाला वीडियो लेक्चर नहीं देखा है, मेरी उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि पहले आप प्रीवियस वाला वीडियो लेक्चर अच्छे से देख लें। फ्रैक्शनल पार्ट क्या होता है, उसका थ्योरी पार्ट क्या है, उसका प्रॉपर्टीज़ क्या है, इसको बहुत अच्छे से देख लें, तब जाके आप आज की वीडियो को वॉच करो या देखें। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में मैंने लास्ट वीडियो की लिंक आपको प्रोवाइड कर दिए। आप डायरेक्ट जाके डिस्क्रिप्शन में डायरेक्ट जाके उस लिंक पे क्लिक करोगे तो आपको प्रीवियस वाला वीडियो देखने मिल जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फ्रैक्शनल पार्ट के न्यूमेरिकल्स के साथ। ओके, तो देखो क्वेश्चन क्या दिया है, फ्रैक्शनल पार्ट 2x - 1 इज इक्वल्स टू 0.3। फ्रैक्शनल पार्ट 2x - 1 इज इक्वल्स टू 0.3। अच्छा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो मैंने लास्ट वीडियो लेक्चर में प्रॉपर्टी डिस्कस की है उसको एक बार देख लेते हैं। और वो प्रॉपर्टी है कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस आई इज इक्वल्स टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। ठीक है, वेयर i इज इंटीजर। i क्या है, इंटीजर है। मतलब ये क्या कहना चाहता है कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस आई ये इक्वल में रहेगा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x के बराबर में, जब वेयर i क्या है, एक इंटीजर है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं आपको बोलूँ कि 0.3 प्लस 4 है, 0.3 प्लस 4 है, तो इसका जो भी फ्रैक्शनल पार्ट आएगा वो 0.3 के बराबर में आएगा। किसके बराबर में आएगा, 0.3 के बराबर में आएगा। अब कैसे, ये देख लो, ये दो चीज़ें कैसे इक्वल है उसको समझते हैं। तो पहले इसको सॉल्व करते हैं। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 0.3 प्लस 4, तो ये कितना होता है, ये होता है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 4.3। और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 4.3 कैसे निकालेंगे, 4.3 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर 4.3, 4.3 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर 4.3। अच्छा, 4.3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होता है, 4.3 माइनस 4 कितना हो गया, 0.3। ठीक है, और फिर देखते हैं कि 0.3 का फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा। तो 0.3 का फ्रैक्शनल पार्ट कैसे निकालेंगे, 0.3 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर 0.3। तो 0.3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होता है, 0 होता है। तो 0.3 माइनस 0 कितना आ गया, 0.3 आ गया। देखो दोनों चीज़ें इक्वल आ गई, इसका मतलब ये दोनों भी कैसे रहेंगे, इक्वल हो गए। तो ये रहेगी हमारी प्रॉपर्टी कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस आई इज इक्वल टू होता है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x वेयर i इज इंटीजर। तो यहाँ पे आपकी पहली स्टेप तो आपको क्लियर हो चुकी है फिर कि यहाँ पे फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2x - 1 ये इक्वल में दिया है 0.3 के। तो यहाँ पे ये क्या है, ये तो इंटीजर है, ये क्या है, इंटीजर है। तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस आई इज इक्वल टू होता है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। इसमें -1 क्या है, एक इंटीजर है। मतलब इसको सॉल्व अगर मैं करूँ तो मुझे क्या मिलेगा, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2x इज इक्वल टू 0.3 मिल जाएगा। बोल सकते हैं फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस आई इज इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2x - 1 इज इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2x। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर हो गई है। ओके, अब ध्यान से देखना, x एक नंबर है, x एक नंबर है, ठीक है ना। ये नंबर i प्लस f के बराबर में था। ये मैंने आपको लास्ट वीडियो लेक्चर में भी बताया कि x कोई एक नंबर है जिसको हम लोग i प्लस f के फॉर्म में लिख सकते हैं। i यानी इंटीजर, f यानी फ्रैक्शनल पार्ट। जैसे कि अगर मेरे पास 2.3 है तो इसको मैं 2 प्लस 0.3 ऐसे लिख सकता हूँ, कोई बात नहीं, बस समझ में आ गई। तो इसका मतलब i जो है यहाँ पे ये क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर है। i जो यहाँ पे क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर। और f जो है यहाँ पे ये क्या, फ्रैक्शनल पार्ट है। f जो है ये क्या है, यहाँ पे फ्रैक्शनल पार्ट है। तो फिर f की वैल्यू किसके बीच में लाई करेगी, 0 और 1 के बीच में लाई करेंगे, क्योंकि फ्रैक्शनल पार्ट तो हमेशा 0। देखो ये क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर है, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर, और ये क्या आपका फ्रैक्शनल पार्ट है। तो फ्रैक्शनल पार्ट के लिए हमेशा 0 और 1 के बीच में लाई करेगी। ठीक है, यहाँ
यहाँ से ये बात समझ में आ गई आप लोगों को। तो अगर मैं आपको इसका रिवर्स वे पूछूँ तो मतलब देखो आपके पास क्या था पहले, x इज इक्वल्स टू आई प्लस एफ था, तो आपने बोला कि ठीक है ये जो i है ये तो ग्रेटेस्ट इंटीजर रिप्रेजेंट करता है और ये जो f है ये फ्रैक्शनल पार्ट रिप्रेजेंट करता है। तो अगर मैं आपको रिवर्स वे से पूछूं कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, मान लो ये f है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x अगर मान लो ये f है, तो x क्या होगा, देन x क्या होगा, तो x हो जाएगा i प्लस एफ। नहीं समझी बात, देखो फिर से एक बार, अगर मान लो कि कोई फ्रैक्शनल पार्ट x है, इसकी वैल्यू 0.3 है, ठीक है ना, कोई फ्रैक्शनल पार्ट x है इसकी वैल्यू 0.3 है, तो x की वैल्यू क्या हो, तो x की वैल्यू तो i प्लस 0.3 हो जाएगी ना, x की वैल्यू i प्लस 0.3 होगी। i क्या है, कोई इंटीजर है, जैसे मान लो 1 है, 1, तो x कितना होगा 1 प्लस 0.3 यानी कि 1.3, 1.3 का फ्रैक्शनल पार्ट कितना आएगा 0.3 आएगा। यहाँ पे ये 2 भी हो सकता है, 2 प्लस 0.3 2.3, 2.3 का फ्रैक्शनल पार्ट कितना आएगा 0.3 हो सकता है। मतलब अगर हमारे पास फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज इक्वल टू 0.3 दिया है तो x क्या हो सकता है i प्लस 0.3 हो सकता है। i कुछ भी हो सकता है ना, यहाँ पे 1 हो सकता है, i इंटीजर रहेगा लेकिन 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4, कोई भी इंटीजर हो सकता है। बात क्लियर हो रही है। तो यहाँ से आप एक प्रॉपर्टी आप बोल सकते हो कि ये एक प्रॉपर्टी की तरह लाइक करेगा, तो आप इसको एक प्रॉपर्टी की तरह भी ट्रीट कर सकते हो कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x अगर f है जिसमें f की वैल्यू 0 और 1 के बीच में लाई कर रही है, तो x कितना होगा, x हो जाएगा i प्लस एफ, x कितना हो जाएगा i प्लस एफ, ठीक है। तो यहाँ पे भी देखो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2x इज इक्वल्स टू कितना है 0.3 है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x कितना है f है, f के वैल्यू किसके बीच में लाई करे 0 और 1 के बीच में लाई करे, तो इसका मतलब f क्या हो जाएगा, सॉरी x क्या हो जाएगा i प्लस एफ। तो यहाँ पे भी 2x कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा i प्लस एफ, f मतलब 0.3। हमें तो x फाइंड आउट करना है, मैं 2 से डिवाइड कर देता हूँ, तो x इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा i/2 प्लस 0.3/2, ठीक है। तो देखो जैसे जैसे आप इंटीजर फिल करते जाओगे, 1 रखोगे तो x की एक वैल्यू आएगी, 2 रखोगे तो x की दूसरी वैल्यू आएगी, 3 रखोगे तो x की तीसरी वैल्यू, x के कितने सॉल्यूशन आएंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। x हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, x की कितनी वैल्यूज आएगी, काफ़ी सारी वैल्यूज आएगी। बात समझ में आ रहा है, ठीक है। तो आई होप कि आपको क्वेश्चन थोड़ा सा, आई नो कि थोड़ा क्वेश्चन थोड़ा सा टेढ़ा है, बट मुझे पता है कि अगर आप कंसेप्ट अच्छे से समझोगे, प्रॉपर्टी का यूज़ अच्छे से करना समझ जाओगे, तो क्वेश्चन बहुत ही आसान है आप लोगों के लिए। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, आपको काफ़ी सारी चीज़ें इसमें क्लियर होगी, काफ़ी सारे कंसेप्ट आपके यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे, तो आप इसको अच्छे से देखो, ठीक है, और समझने की कोशिश करो। क्या बोला, 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर x इज इक्वल्स टू x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट x, और हमें क्या करना है, सॉल्व फॉर x के लिए फाइंड आउट करने। तो देखो क्या होता है ना, प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए, ठीक है ना। अगर आपको उस टॉपिक के प्रॉपर्टीज बहुत अच्छे से क्लियर करते हैं तो न्यूमेरिकल आप बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हो। जैसे अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करें, 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर x इज इक्वल्स टू x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट x। तो सबसे पहले तो अगर आपको प्रॉपर्टी नहीं पता तो फिर ये क्वेश्चन आपके लिए थोड़ा सा टफ हो जाएगा, ठीक है। तो प्रॉपर्टी क्या कहती है, फ्रैक्शनल पार्ट क्या कहता है, फ्रैक्शनल पार्ट की डेफिनेशन ये है कि फ्रैक्शनल पार्ट x इज इक्वल्स टू x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x। तो मैं यहाँ से x अगर आपको पूछूं x कितना आएगा, तो इसको इधर शिफ्ट कर दिया, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट x। तो देखो x आपको पता चल गया, बस x को पुट अप करो, 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर x इज इक्वल्स टू x के जगह क्या रखा है, ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट x, ठीक है। अच्छा, इस ग्रेटेस्ट इंटीजर x को इधर शिफ्ट किया तो 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x हो जाएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर x इज इक्वल्स टू फ्रैक्शनल पार्ट x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट x हो जाएगा 2 टाइम्स फ्रैक्शनल पार्ट x। तो यहाँ से आप बोल सकते हो कि ठीक है, फ्रैक्शनल पार्ट x इज इक्वल्स टू कितना आएगा, 2 को शिफ्ट करने पे ग्रेटेस्ट इंटीजर x डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। अच्छा,
अब क्या करें, अब हमें ये बात पता है कि जो फ्रैक्शनल पार्ट है इसकी वैल्यू हमेशा 0 और 1 के बीच में लाई करती है, ये भी एक प्रॉपर्टी है। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x की वैल्यू हमेशा 0 और 1 के बीच में लाई करती है, यानी ही इसकी वैल्यू ग्रेटेस्ट इंटीजर x बाई 2 की वैल्यू भी 0 और 1 के बीच में लाई करेगी। मैं 2 से सबको मल्टीप्लाई कर देता हूँ। अच्छा 2 एक पॉजिटिव नंबर है तो मल्टीप्लाई करने पे इनइक्वालिटी पे कोई असर नहीं गिरेगा, तो 2 से मल्टीप्लाई करने पे ये तो 0 रहेगा, ये 2 से मल्टीप्लाई करने पे ग्रेटेस्ट इंटीजर हो जाएगा और इधर आएगा लेस देन 2। अब देखो ध्यान से, ये क्या बोलना चाहते हैं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू, देखो ध्यान से देखो, यहाँ पे कहीं तो भी 2 होगा, 0 होगा, अच्छा 0 इंक्लूडेड है, और यहाँ कहीं तो भी 2 होगा, 2 इंक्लूडेड नहीं है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू किसके बीच में लाई कर रही है, 0 और 2 के बीच में लाई कर रही है। चलो मैं इधर आपके लिए एक -1 ले लेता हूँ और इधर में एक 3 ले लेता हूँ। तो क्या x की वैल्यू कहाँ पे लाई करेगी, x की वैल्यू कहाँ लाई करेगी, ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू 0 और 2 के बीच में है, तो x की वैल्यू कहाँ लाई करेगी। तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि 0 से कम हो सकती है x की वैल्यू। इसके लिए अपने को ग्रेटेस्ट इंटीजर टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए ना। अगर मैं 0 से कम लेता हूँ तो 0 से कम अगर x की वैल्यू लेता हूँ तो मैं वापस किधर चले जाऊँगा, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर इस साइड आएगा। याद है आपको -0.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर -1 होता है, तो इसका मतलब मुझे 0 के इस साइड की वैल्यू तो लेनी ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि 0 के इस साइड की वैल्यू लेने पे मैं पहुंच जा रहा हूँ -1 पे, और मुझे -1 पे जाना नहीं। मतलब मैं 0 ले सकता हूँ क्योंकि 0 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 आएगा, 0 से बड़ा ले सकता हूँ। अब बात आती है कि 2 ले सकता हूँ क्या, 2 लूँगा तो 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर तो आएगा 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर आएगा 2, यानी 2 नहीं ले सकता हूँ। अच्छा 2.1 ले सकता हूँ क्या, नहीं, 2.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर भी आएगा 2, यानी 2 नहीं ले सकता हूँ। 2 से बड़ा नंबर भी नहीं ले सकता हूँ। 2 से छोटा नंबर ले सकता हूँ क्या, हाँ ले सकते। 2 से छोटा नंबर अगर मैं 1.9 लेता हूँ तो 1.9 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 आता है, 2 के बीच में लाइज करा, यानी यहाँ से आप बोल सकते हो कि x की वैल्यू कहाँ लाई करेगी, x की वैल्यू लाई करेगी 0 और 2 के बीच में। x की वैल्यू कहाँ लाई करेगी, 0 और 2 के बीच में, जिसमें 2 इंक्लूडेड नहीं है। 0 और 0 से बड़ा नंबर चलेगा, ठीक है ना, बात क्लियर होगी। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि x बिलोंगिंग्स टू क्लोज इंटरवल 0 टू ओपन इंटरवल 2, तो ये रहेगा हमारा फाइनल आंसर। तो देखो अगर आपको प्रॉपर्टी बहुत अच्छे से क्लियर कट है तो आप क्वेश्चन देखो कितना आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो फोकस ऑन योर प्रॉपर्टीज़, ठीक है ना, प्रॉपर्टीज़ पे फोकस करो, उसको समझने की कोशिश करो, बार बार वीडियो को फिर से देखो, वो जो कंसेप्ट है प्रॉपर्टीज़ वाला जो टॉपिक है उसको और अच्छे से समझो, ताकि न्यूमेरिकल जब आपके सामने आ जाए ना तो आपको कोई कन्फ्यूज़न ना रहे, न्यूमेरिकल आते ही आप शुरू हो जाना चाहिए, ठीक है ना। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या होगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ, इसके हमें वैल्यूज निकालना है, ठीक है। तो क्या करें, तो देखो आपको सब में सबका बेस सेम दिखाई दे रहा होगा, सभी टर्म के अंदर सबका बेस सेम दिखाई दे रहा है। तो अगर सबका बेस सेम है तो हम उसको एक बार लिख लेते हैं, ठीक है। और ऊपर में क्या आएगा, फ्रैक्शनल पार्ट x प्लस 1 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट x प्लस 2 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट x प्लस 3 प्लस अप टू फ्रैक्शनल पार्ट x प्लस 2000, ठीक है। पहले तो मुझे आप ये बता दो कि ये कितनी टर्म्स रही होगी, कितने बार फ्रैक्शनल पार्ट आया है, क्योंकि 1 से शुरू हुआ और कहाँ तक गया 2000 तक, मतलब ऊपर में फ्रैक्शनल पार्ट वाली जो टर्म है वो कितने बार आई है, 2000 टाइम्स आई है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे प्रॉपर्टी है, फ्रैक्शनल पार्ट x प्लस 1 है, 1 यहाँ पे इंटीजर है, तो मैं बोल सकता हूँ कि ये तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x के बराबर में होगा, ठीक है, प्लस ये भी फ्रैक्शनल पार्ट x के बराबर में होगा, प्लस ये भी फ्रैक्शनल पार्ट x के बराबर में होगा, प्लस ऐसा करते करते ये भी फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x के बराबर में ही होगा, डिवाइड में आ जाएगा 2000। तो इसका मतलब ये फ्रैक्शनल पार्ट x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट x कितने बार आ रहा है, 2000 टाइम्स आ रहा है। कितने बार आ रहा है, 2000 टाइम्स। तो इन सबको जब मैं ऐड करूंगा तो ये क्या देगा, 2000 टाइम्स, क्या देगा 2000 टाइम्स फ्रैक्शनल पार्ट x अपॉन में कितना 2000, तो 2000 क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो आपका फाइनल आंसर कितना बचा, फ्रैक्शनल पार्ट x। इसका मतलब इसका जो रिजल्ट आएगा वो कितना आ जाएगा, फ्रैक्शनल पार्ट x आएगा, ठीक है। तो देखो अगर आपके कंसेप्ट यहाँ पे हमने कौन सी प्रॉपर्टी लगाया, समझ में आ गया, फ्रैक्शनल पार्ट x प्लस आई वेयर i इज इंटीजर, तो इज इक्वल्स टू फ्रैक्शनल पार्ट x, ये प्रॉपर्टी का यूज़ किया, ठीक है। तो देखो अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो आप न्यूमेरिकल को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हो।
तो आई होप कि आपको फ्रैक्शनल पार्ट के जो न्यूमेरिकल्स है वो क्लियर हो गए होंगे, ठीक है ना। बात समझ में आए। तो एक नए फंक्शन को आप डिस्कस करेंगे, ठीक है ना, एक न्यू फंक्शन के साथ इस वीडियो को अपन कंटिन्यू करेंगे। चलो एक नए फंक्शन को डिस्कस करते हैं जिसका नाम है सिग्नम फंक्शन। क्या नाम है? सिग्नम फंक्शन, SIGNUM, सिग्नम फंक्शन, सिंघम फंक्शन नहीं है। मतलब लास्ट ईयर एक बच्चे को मैंने बोलते हुए सुना था सिंघम फंक्शन, सिंघम फंक्शन नहीं है, सिग्नम फंक्शन। अभी सिग्नम फंक्शन क्या कहता है? ये बहुत ही सिंपल है, ठीक है ना, सबसे सिंपल फंक्शन है ये सिग्नम फंक्शन। तो अच्छा, इसको रिप्रेजेंट करते हैं SGNX से। जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर को हम लोग ऐसे दिखाते हैं, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन को ऐसे दिखाते हैं, तो सिग्नम फंक्शन को SGNX से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो सिग्नम फंक्शन को SGNX से रिप्रेजेंट करते हैं। अभी सिग्नम फंक्शन क्या कहता है कि अगर x की वैल्यू 0 है तो सिग्नम फंक्शन आपको 0 वैल्यू देगा। x की वैल्यू 0 है तो 0 देगा। अगर x की वैल्यू 0 से ग्रेटर आ गई, x की वैल्यू 0 से ग्रेटर आ गई तो सिग्नम फंक्शन 1 देगा। और अगर x की वैल्यू 0 से कम आ गई तो सिग्नम फंक्शन नेगेटिव देगा। बस यही सिग्नम फंक्शन है, ठीक है ना। अच्छा, इसको आप इसके साथ रिलेट मत कर रहे ना मॉडुलस फंक्शन का। मॉडुलस फंक्शन अलग है, सिग्नम फंक्शन अलग है, ठीक है ना। जब x की वैल्यू 0, सिग्नम फंक्शन क्या कहता है? x इक्वल्स टू 0 तो सिग्नम फंक्शन की वैल्यू 0। x के लिए 0 से ग्रेटर, 0 से ग्रेटर कुछ भी होने दो, फिर 1 2 3 4 5 कुछ भी होने दो, x के वैल्यू सिग्नम फंक्शन तो 1 देगा। अगर x के लिए 0 से कम है, -1 -2 -3 -4, सिग्नम फंक्शन आपको -1 देगा, ठीक है। बात समझ में आ गई। तो यहाँ से आप फिर इसका डोमेन बता सकते हो। डोमेन का मतलब क्या? x की वैल्यू। डोमेन का मतलब क्या? x के वैल्यू। तो x के वैल्यू अगर 0 है तो 0 देगा। अगर x के लिए 0 से बड़ी है, 0 से बड़ी कुछ भी हो सकती ना, 0 से बड़ी कुछ भी हो सकती तो 1 देगा। 0 से छोटी कुछ भी हो सकती, -1 देगा। यानी कि सारी वैल्यू रख सकते हैं। ये अगर मेरे पास नंबर लाइन है, ये नंबर लाइन है, यहाँ पे कहते हैं 0, तो x की वैल्यू 0 रख सकता हूँ। हाँ बिल्कुल रख सकता हूँ। 0 रखने पे 0 आंसर देगा। 0 से बड़ी कहाँ तक? इन्फिनिटी तक रख सकता हूँ तो 1 देगा। 0 से छोटी कहाँ तक? नेगेटिव इन्फिनिटी तक, तो -1 देगा। तो इसका डोमेन क्या हो जाएगा? इसका डोमेन हो जाएगा रियल नंबर, क्योंकि नेगेटिव इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक है सारे नंबर। लेकिन इसका रेंज क्या आएगा? रेंज मतलब इन सभी वैल्यू रखने के बाद वो हमें कौन सी वैल्यू दे रहा है? तो वो हमें तो सिर्फ 3 ही वैल्यू दे रहा है, या तो 0 देगा, या तो 1 देगा, या तो -1 देगा। तो सिग्नम फंक्शन आपको हमेशा 0 1 और -1 ये 3 ही वैल्यू देता है। देखो मैंने सेट के अंदर लिखा हुआ है, सेट के अंदर कौन से एलिमेंट है? 0 है, 1 है, -1 है। तो बात समझ में आ गई। तो सिग्नम फंक्शन का डोमेन और रेंज क्लियर हो गया। ओके ओके, चलो अब सिग्नम फंक्शन का ग्राफ डिस्कस करते हैं कि इसका ग्राफ कैसे बनेगा। इसका ग्राफ कैसे बनेगा? तो ये x एक्सिस है और ये आपकी y एक्सिस है, ठीक है। ये मैं x इक्वल्स टू वाई इक्वल्स टू 1 की लाइन बना लेता हूँ। यहाँ पे y की वैल्यू 1 होगी, y इक्वल्स टू 1 की लाइन बना लिया, और ये होगी y इक्वल्स टू -1 की लाइन, ठीक है। अब सिग्नम फंक्शन क्या कहता है? अगर x की वैल्यू 0 है, अगर x की वैल्यू 0 है तो ये, अगर y है, सिग्नम फंक्शन का y है, तो y की वैल्यू तो कितनी आएगी? 0 आएगी। यानी x की वैल्यू 0 रखने पे y की वैल्यू 0, यानी पॉइंट यहाँ पर आएगा। अगर x की वैल्यू 0 से बड़ी है, देखो 0 से बड़ी है, अगर x की वैल्यू 0 से बड़ी है तो 1 आएगा। मतलब 0 रखने पे तो 0 आएगा, लेकिन 0 से बड़ी रखने पे 1 आ जाएगा। मतलब देखो अब आपको डायग्राम कैसे बनाना पड़ेगी, यहाँ पे हॉलो सर्कल बनाना पड़ेगा। यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? हॉलो सर्कल। हॉलो सर्कल क्योंकि अगर 0 से बड़ी है तो वैल्यू 1 आएगी, 0.1 है तो भी 1 आएगा, x के लिए अगर 0.1 है तो 1 आएगा, 0.2 है तो भी 1 आएगा, 0.3 है तो भी 1 आएगा, 0.4 है तब भी 1 आएगा। x के लिए कुछ भी रहने दो 0 से बड़ी, तो y के लिए हमेशा कितना आएगी? 1 आएगी। तो ऐसे एक लाइन बनेगी जो पैरेलल हो जाएंगी, किसको? इधर नहीं आएगी लाइन, ठीक है ना, इस साइड में नहीं आएगी। ओके अगर 0 से बड़ी है तो एक ऐसी लाइन बनेगी जो y के पॉजिटिव साइड में होगी, या x एक्सिस के पॉजिटिव साइड में होगी। बात समझ में आ गई। और अगर x के लिए 0 से छोटी है, 0 से छोटी है तो -1 आती है। देखो 0 से छोटी है तो -1 आती है, तो एक लाइन इस साइड में बन जाएगी और यहाँ पे बनेगा हॉलो सर्कल।
तो ये बन गया आपका सिग्नम फंक्शन का ग्राफ, ठीक है ना, सिंपल है समझना। व्हेन x इक्वल्स टू 0 देन y इक्वल्स टू 0, जब x की वैल्यू 0 होगी तो y की वैल्यू भी 0 आएगी, तो 0,0 पॉइंट यहाँ आएगा। जब x की वैल्यू 0 से बड़ी होगी, फिर चाहे कुछ भी रहने तो y की वैल्यू हमेशा 1 आएगी, तो y इक्वल्स टू 1 से क्या बनेगी, एक लाइन बनेगी ना, y इक्वल्स टू 1 से हमेशा क्या बनेगी, एक लाइन बनेगी, ठीक है। और when x इक्वल्स टू when x इज लेस देन 0 देन y इक्वल्स टू -1, जब x की वैल्यू 0 से कम है, 0 से कम है मतलब इस साइड में है, तो y की वैल्यू हमेशा कितनी आएगी, -1 आएगी, तो लाइन ऐसी बनेगी। तो देखो ये बन गया आपका ग्राफ, ये क्या बन गया, ग्राफ बन गया, किसका, सिग्नम फंक्शन का। तो सिग्नम फंक्शन में देखो x की सभी वैल्यू इंक्लूडेड है, क्योंकि यहाँ पर x की वैल्यू कुछ है तो y की वैल्यू मिल रही है, यहाँ पे x की वैल्यू भी y की वैल्यू मिल रही है, यहाँ पे x की वैल्यू भी y की, यहाँ x की वैल्यू भी y की वैल्यू मिल रही है, ठीक है। लेकिन y की वैल्यू क्या क्या मिल रही है, y की वैल्यू तो y इक्वल्स टू 0 मिल रही है जब x इक्वल्स टू 0 होगा, y इक्वल्स टू 1 मिलेगी जब x ग्रेटर देन 0 होगा, y की वैल्यू -1 मिलेगी व्हेन x इज लेस देन 0। तो डोमेन और रेंज फिर आप आसानी से बता सकते हो, अभी हमने डिस्कस किया कि सारी वैल्यू रख सकते हैं, मतलब डोमेन क्या हो जाएगा, रियल नंबर। लेकिन वो सारी वैल्यू रखने के बाद हमको सिर्फ कौन सी वैल्यू मिल रही है, 1 और -1 और 0, ये तीन ही वैल्यू मिल रही है, तो रेंज क्या हो जाएगा, 0, 1, -1, ठीक है। और इस तरीके से इसका ग्राफ रहेगा किसका, सिग्नम फंक्शन का। आई होप कि आपको ग्राफ अच्छे से क्लियर हुआ होगा। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, x² - 5x इंटू सिग्नम x² - 1 + 6 इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो हमें इसको सॉल्व करना है, तो सबसे पहले तो मुझे इसके बारे में सोचना पड़ेगा ना कि इसकी वैल्यू क्या होगी, किसके बारे में सोचना पड़ेगा, सिग्नम x² - 1 के बारे में सोचना होगा। तो डेफिनेशन क्या कहते हैं कि सिग्नम फंक्शन आपको तीन ही वैल्यू देता है, ठीक है ना। देखो ध्यान से देखो, SGN सिग्नम फंक्शन ऑफ x अगर है, अगर x की वैल्यू 0 है तो सिग्नम फंक्शन आपको 0 देगा, अगर x की वैल्यू 0 से ग्रेटर है तो सिग्नम फंक्शन 1 देगा, अगर x की वैल्यू 0 से लेस है तो सिग्नम फंक्शन -1 देगा। अगर मान लो x की जगह पे कुछ और होता, कुछ और यानी कि f(x) होता, एक फंक्शन होता f(x), तो इसका मतलब f(x) की वैल्यू अगर 0 है, f(x) की वैल्यू 0 है तो सिग्नम फंक्शन 0 देगा, f(x) की वैल्यू अगर 0 से बड़ी है तो सिग्नम फंक्शन 1 देगा, f(x) की वैल्यू अगर 0 से छोटी है तो सिग्नम फंक्शन -1 देगा, ठीक है। तो इस केस के अंदर ये हमारा f(x) हो गया, देखो सिग्नम फंक्शन ऑफ f(x), तो f(x) मतलब अगर x² - 1 की वैल्यू 0 है तो सिग्नम फंक्शन आपको 0 देगा, अगर इसकी वैल्यू 0 तो सिग्नम फंक्शन 0 देगा, x² - 1 की वैल्यू अगर 0 से ग्रेटर है तो सिग्नम फंक्शन 1 देगा, अगर x² - 1 की वैल्यू 0 से छोटी है तो सिग्नम फंक्शन आपको -1 देगा, ठीक है। अब इसको ध्यान से देखो, x² - 1 की वैल्यू 0 से ग्रेटर है, तो ऐसे क्वेश्चंस हमने ऑलरेडी वेविक और मेथड में डिस्कस किए हैं, x - 1 x + 1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, फिर क्या करते हैं, नेगेटिव इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी, इसको 0 बनाने के लिए x के लिए 1 लेना होगा, 1 इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है। इसको 0 बनाने के लिए x के लिए -1 लेना पड़ेगा, तो -1 भी इंक्लूड नहीं, तो प्लस माइनस प्लस, ठीक है। वेविक और मेथड है, हमें क्या चाहिए, 0 से बड़ा, 0 से बड़ा मतलब ये यहाँ से यहाँ तक पॉजिटिव आएगा और यहाँ से यहाँ तक पॉजिटिव, यानी इस कंडीशन के लिए x की वैल्यू कहाँ बिलोंग करेगी, x की वैल्यू बिलोंग करेगी नेगेटिव इन्फिनिटी से -1, नेगेटिव इन्फिनिटी से -1 यूनियन 1 से लेके इन्फिनिटी, ठीक है। अच्छा, x² - 1 इक्वल्स टू 0 है, x² - 1 इक्वल्स टू 0, तो x की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू हो जाएगी +1 और -1, क्योंकि x² - 1 इक्वल्स टू 0 है, तो x² इज इक्वल्स टू 1 आएगा, तो x की वैल्यू क्या आएगी, +1 और -1, ठीक है। तो x की वैल्यू आएगी सेट के अंदर +1 और -1, ठीक है। ओके, अब बात करते हैं फिर अगर x² - 1 के लिए 0 से कम है तो इसके भी फैक्टर x - 1 x + 1 0 से कम, नेगेटिव इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी, ये 0 कब बनेगा, 1 पे 1 को इंक्लूड नहीं करना है, ये 0 कब बनेगा, -1 पे -1 को भी इंक्लूड नहीं करना है, प्लस माइनस प्लस, हमें क्या चाहिए, 0 से कम, 0 से कम मतलब नेगेटिव, तो ये वाला पार्ट आएगा, ये पार्ट कहाँ से कहाँ तक है, -1 से 1 के बीच में, तो x की वैल्यू कहाँ बिलोंग करेगी, -1 to 1, कहाँ बिलोंग करेगी, -1 to 1, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर हो गई है।
ओके तो देखो अब हमने इस सिग्नम फंक्शन को ना एक्सपांड कर दिया। एक्सपांड करना मतलब इसके बहुत डिटेल में हम लोग चले गए। हमने ये बोला कि अगर एक्स के लिए नेगेटिव इन्फिनिटी से -1, 1 से इन्फिनिटी है तो एक्स स्क्वायर -1 हमेशा 0 से बड़ा आएगा, तो सिग्नम फंक्शन 1 देगा। यानी कि यहाँ पे मैं 3 केसेस से सॉल्व कर सकता हूँ। केस 1 अगर मैं बोलूँ कि x की वैल्यू बिलोंग कर रही है नेगेटिव इन्फिनिटी से -1 यूनियन 1 से लेके इन्फिनिटी, तो इसके लिए सिग्नम फंक्शन कितनी वैल्यू दे रहा है? सिग्नम फंक्शन 1 दे रहा है। तो ये आपका देखो कैसे कन्वर्ट हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5x, इसने 1 दिया, इसने कितना दिया 1, 1 इंटू 5x, 5x हो गया, प्लस 6 इक्वल्स टू 0। इसको जब सॉल्व करेंगे 6 को ऐसे स्प्लिट अप करो कि -5 आना चाहिए, -3 -2, तो x माइनस 3 x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। तो x माइनस 3 इक्वल्स टू 0 यानी x की वैल्यू 3 आएगी और x की वैल्यू कितनी आएगी 2 आएगी। अच्छा ऊपर हमने क्या बोला है कि x की वैल्यू कहाँ बिलोंग कर रही है? नेगेटिव इन्फिनिटी से -1 में और 1 से लेके इन्फिनिटी। तो क्या इसके अंदर कहीं 3 बिलोंग कर रहा है क्या? नहीं, यहाँ पे तो नहीं। यहाँ बिलोंग कर रहा है? हाँ बिल्कुल कर रहा है। तो x की वैल्यू 3 तो सेटिस्फाइड कर रही है। x की वैल्यू 2 बिलोंग कर रही है क्या? हाँ बिल्कुल कर रहे हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? x की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 और 2, x की वैल्यू 3 और 2। ये तो हो गया केस 1 लेने से। अब केस 2 पे भी आते हैं। केस 2, अगर x की वैल्यू 1 और -1 है, अगर x की वैल्यू 1 और -1 है तो सिग्नम फंक्शन आपको कौन सा वैल्यू दे रहा है? 0, यानी ये कितना हो जाएगा 0, ये कितना हो जाएगा 0। तो एक्स स्क्वायर ये 0 होने पे ये भी 0 हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 6 इक्वल्स टू कितना आएगा 0। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना आएगा -6। और आपको पता है किसी भी नंबर का स्क्वायर कभी नेगेटिव नहीं आएगा, एक्स स्क्वायर की वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं आएगी। यानी अपन क्या बोल सकते हैं? नो वैल्यू ऑफ एक्स, ठीक है ना, एक्स नो वैल्यू ऑफ एक्स या एक्स डज नॉट एग्जिस्ट। सिंपल लैंग्वेज में नो सोल्यूशन ऑफ एक्स, एक्स का कोई सोल्यूशन नहीं होगा, ठीक है। अब आते तीसरे केस की बात करते हैं, केस 3, ठीक है। ओके केस 3 की बात करते हैं। केस 3 में हम लोग बोलते हैं कि x की वैल्यू बिलोंग करेगी -1 से +1 के बीच में। x की वैल्यू बिलोंग करेंगे -1 से +1 के बीच में। तो सिग्नम फंक्शन कितना दे रहा है? -1 दे रहा है, सिग्नम फंक्शन -1। तो यहाँ मैंने रखा -1, तो -1 इंटू -5x, ये तो +5x हो जाएगा, +6 इक्वल्स टू 0। देखो क्वाड्रेटिक सॉल्व करते हैं, 6 को ऐसा स्प्लिट अप करो कि 5 आना चाहिए, तो 2 इंटू 3 कितना? 2 इंटू 3, ठीक है। तो इसका एक फैक्टर आएगा x प्लस 2 और इसका दूसरा फैक्टर आएगा x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। तो x की एक वैल्यू कितनी आ गई? -2 और x की दूसरी वैल्यू कितनी आ गई? -3। तो यहाँ से x की वैल्यू -2 आ गई, -3 आई। बट ऊपर हमने क्या बोला कि x की वैल्यू कहाँ बिलोंग करेगी? -1 से 1 के बीच में। और नीचे हमें मिला x की वैल्यू -2, तो क्या -2 इसमें बिलोंग करता है क्या? नहीं। x की वैल्यू -3, क्या -3 इसमें बिलोंग करता है क्या? नहीं। तो हमारा यहाँ पे भी क्या आएगा? नो सोल्यूशन ऑफ x की कोई वैल्यू। तो केस 2 से भी x की कोई वैल्यू नहीं मिली, केस 3 से भी x की कोई वैल्यू नहीं मिली, केस 1 से हमें x की वैल्यू मिली विच इज 3 और 2। तो हमारा फाइनल आंसर क्या आएगा? x इज इक्वल्स टू 3 और x इज इक्वल्स टू 2। तो देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन था। सिग्नम फंक्शन यहाँ पे आप एक ही क्वेश्चन में समझ गए होंगे कि किस तरीके से सिग्नम फंक्शन वर्क करेगा, ठीक है ना। चलो एक क्वेश्चन और करते तो और सिग्नम फंक्शन को पहचानने में आपको आसानी होगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया? सिग्नम फंक्शन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 अपॉन में फ्रैक्शनल पार्ट है, अपॉन में क्या है? फ्रैक्शनल पार्ट इज इक्वल्स टू -1। ये हमें गिवन दिया है और हमें फाइंड आउट करना है एक्स के वैल्यू। अब देखो यहाँ क्या बोला है क्या कि हमें ऑलरेडी एक बात पता है कि सिग्नम फंक्शन ऑफ एक्स की डेफिनेशन क्या है। अगर x की वैल्यू 0 है तो सिग्नम फंक्शन आपको 0 देता है, अगर x की वैल्यू 0 से बड़ी है तो सिग्नम फंक्शन 1 देता है, अगर x की वैल्यू 0 से छोटी है तो सिग्नम फंक्शन -1 देता है। तो यहाँ बोला गया कि सिग्नम फंक्शन ऑफ दिस टर्म इज इक्वल्स टू -1। इसका मतलब ये हो जाएगा कि इस टर्म ने एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 अपॉन फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, इसकी वैल्यू लेस देन 0 रही होगी, इसकी वैल्यू क्या रही होगी? लेस देन 0 रही होगी, ठीक है। अब ये है एक फ्रैक्शनल पार्ट, ये क्या है? एक फ्रैक्शनल पार्ट। तो मुझे डिनोमिनेटर वाला पार्ट, अच्छा डिनोमिनेटर में क्या है? फ्रैक्शनल पार्ट है, डिनोमिनेटर में क्या है? फ्रैक्शनल पार्ट। और फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होती है?
0 से लेके 1 तक होती है, क्लोज इंटरवल 0 टू ओपन इंटरवल 1। अब मुझे डिनोमिनेटर में 0 तो नहीं होना, डिनोमिनेटर में 0 नहीं चाहिए, मतलब 0 को मुझे इंक्लूड नहीं करना है। अब बात आती है कि फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू 0 कब होती है, तो ये बात भी हमें पता है कि फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू 0 तब होती है जब x बिलोंग करता है इंटीजर में। ये सारी प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस किए फ्रैक्शनल पार्ट में। अगर x की वैल्यू इंटीजर है तो फ्रैक्शनल पार्ट आपको क्या देगा, 0 वैल्यू देगा, फ्रैक्शनल पार्ट आपको 0 वैल्यू देगा। तो इसका ये मतलब है कि फ्रैक्शनल पार्ट 0 नहीं होना चाहिए। तो फ्रैक्शनल पार्ट 0 नहीं होना चाहिए, इसका मतलब x इंटीजर नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर x इंटीजर हो गया तो डिनोमिनेटर में जो फ्रैक्शनल पार्ट है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और अगर ये 0 होगा तो ये चीज़ क्या हो जाएगी, नॉट डिफाइंड हो जाएगी। बात समझ में आ रही है। तो x की वैल्यू इंटीजर नहीं होनी चाहिए। तो अगर x की वैल्यू इंटीजर नहीं है तो इसका मतलब, फिर इसका ये मतलब हो जाएगा यहाँ से कि जो फ्रैक्शनल पार्ट है वो ओपन इंटरवल 0 to 1 में लाई करेगा। फिर क्योंकि x के वैल्यू अगर इंटीजर नहीं है तो फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू 0 नहीं आएगी, 0 नहीं आएगी। बट फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होती है, 0 से 1 के बीच में होती है। अगर x इंटीजर नहीं है तो फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू ओपन इंटरवल 0 to 1 में हो जाएगी, यानी कि फ्रैक्शनल पार्ट एक क्या हो जाएगी, पॉजिटिव क्वांटिटी हो जाएगी। फ्रैक्शनल पार्ट क्या हो जाएगी, पॉजिटिव क्वांटिटी हो जाएगी। ठीक है, अगर फ्रैक्शनल पार्ट पॉजिटिव क्वांटिटी बन गई तो मैं इसको क्या कर सकता हूँ, शिफ्ट कर सकता हूँ, क्योंकि पॉजिटिव टर्म्स को शिफ्ट करने पे इनइक्वालिटी पे कोई असर नहीं होता है। तो यहाँ से फिर हमें पता चल जाएगा कि x² - 5x + 4 की वैल्यू लेस देन 0 हो जाएगी। बट कंडीशन ध्यान रखना कि x इंटीजर नहीं होना चाहिए, तभी हम फ्रैक्शनल पार्ट को शिफ्ट कर सकते हैं, या दोनों तरफ फ्रैक्शनल पार्ट से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ऐसा भी बोल सकते हैं। क्योंकि अब क्या बन गए, फ्रैक्शनल पार्ट एक पॉजिटिव क्वांटिटी बन गई। तो 4 को ऐसे स्प्लिट अप करो कि -5 आना चाहिए, तो ये हो जाएगा -4 × -1, तो x - 4 और x - 1 लेस देन 0। जब आप इस पर वेविक और मेथड लगाओगे तो आपको पता चलेगा कि x की वैल्यू बिलोंग कर रही है ओपन इंटरवल 1 to 4, ओपन इंटरवल 1 to 4। तो हमारा फाइनल आंसर क्या आएगा, ओपन इंटरवल 1 to 4। बट ध्यान रखना कि हमने यहाँ पे क्या बोला है कि x इंटीजर नहीं होना चाहिए, और हमारा जो आंसर है वो आया है ओपन इंटरवल 1 to 4। 1 तो नहीं है, 4 भी इंक्लूड नहीं है, लेकिन 1 और 4 के बीच में 2 और 3 इंटीजर है जो इसमें आ रहे हैं। तो मुझे फाइनल आंसर, बट यहाँ बोलना पड़ेगा, बट x नॉट बिलोंगिंग टू इंटीजर। तो फाइनल आंसर आप क्या बोल सकते हो, फाइनल आंसर ऐसा बोल सकते हो कि x के लिए ओपन इंटरवल 1 4 में होगी, जिसमें से 2 और 3 माइनस होंगे, जिसमें से 2 और 3 क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। अच्छा, इसको लिखने का एक तरीका ऐसा भी है कि ओपन इंटरवल 1 टू ओपन इंटरवल 2 इंक्लूड नहीं है, फिर ओपन इंटरवल 2 टू ओपन इंटरवल 3, 2 और 3 भी इंक्लूड नहीं है, ओपन इंटरवल 3 टू ओपन इंटरवल 4, ऐसा भी बोल सकते हैं। तो इसमें कौन सी वैल्यू आ रही है, इसमें आ रही है 1 और 2 के बीच की वैल्यू आ रही है, 1 और 2 नहीं है। 2 और 3 के बीच की वैल्यू आ रही है, 2 और 3 भी नहीं है। 3 और 4 के बीच की वैल्यू आ रही है, 3 भी नहीं है, 4 भी नहीं है। तो ये रहेगा हमारा फाइनल रिजल्ट। तो देखो, इस तरीके से अपने को सॉल्व कर देना चाहिए। तो इसके लिए कैसा है ना, बेसिक चीज़ों का नॉलेज बहुत अच्छा आप लोगों के पास होना चाहिए। जो बेसिक कंसेप्ट है फ्रैक्शनल पार्ट की, जो भी कंडीशंस है, प्रॉपर्टीज है, वो सारी क्लियर कट होनी चाहिए। तो आप ऐसे क्वेश्चंस को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो अभी हमने देखा कि सिग्नम फंक्शन क्या होता है और उसके अगर न्यूमेरिकल्स आते हैं तो उसको किस तरीके से हैंडल करना होता है। ठीक है, सो नेक्स्ट फंक्शन पे आते हैं। नेक्स्ट फंक्शन का नाम है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। नेक्स्ट फंक्शन का नाम है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। और एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है, a⁴x y = a⁴x को हम लोग कहते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अच्छा, a पे कुछ कंडीशन है कि a की वैल्यू हमेशा 0 से बड़ी होनी चाहिए, a की वैल्यू हमेशा 0 से बड़ी होनी चाहिए, a की वैल्यू 1 नहीं होनी चाहिए। ऐसी सिचुएशन हमने ना लॉगरिथमिक फंक्शन में देखे। और आपको पता है एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक फंक्शन क्या होते हैं, एक दूसरे के इक्विवेलेंट होते हैं। तो जो कंडीशन एक्सपोनेंशियल पे लगाई जाएगी वही कंडीशन लॉगरिथमिक पे लगाई जाती है। ठीक है, तो इस फंक्शन को हम लोग कहते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन a⁴x। ध्यान रखना कि जो a है, अच्छा a को हम लोग क्या पता है, बेस बोलते थे। a को क्या बोलते थे, बेस। x को क्या बोलते थे, पावर या फिर डिग्री। ठीक है ना।
तो अब बात आती है कि इस अगर डोमेन पूछा जाए तो डोमेन, तो डोमेन है इसका रियल नंबर, डोमेन क्या है इसका रियल नंबर, और रेंज, रेंज आएगी ओपन इंटरवल 0 टू इन्फिनिटी, यह हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगा, 0 से बड़ी वैल्यू देगा, 0 से हमेशा बड़ी वैल्यू देगा। एक एग्जांपल के लिए देखते हैं कि अगर मान लो मेरे पास y इज इक्वल टू 2 टू द पावर x है, तो x की मैं कोई भी वैल्यू रखने पे, x के वैल्यू अगर मान लो आप 1 रखो या x के वैल्यू 0 रखो तो y की वैल्यू कितनी आएगी 1 आ जाएगी, x के वैल्यू 0 रखने पे y की वैल्यू 1 आएगी, x की वैल्यू अगर मैं 1 रखूँ तो y की वैल्यू कितनी आएगी 2 आएगी, x की वैल्यू अगर 2 रखो तो y की वैल्यू कितनी आएगी 4 आ जाएगी, x की वैल्यू अगर -1 रखो तो y की वैल्यू कितनी आएगी 1/2 आ जाएगी, देखो x की वैल्यू अगर -1 रखो तो 1/2 आ जाएगी, x की वैल्यू अगर -2 रखो तो -2, ये ऐसा 2 टू द पावर -2 का मतलब 1/2 टू द पावर 2 यानी कि 1/4, तो 1/4 आएगी, x की वैल्यू अगर -3 रखो तो 1/8 आएगी। तो वैल्यूज देखो ये कभी 0 नहीं आएगी, आप सोच के देखना कि क्या मैं x की कोई ऐसी वैल्यू रख दूं, क्या मैं x की कोई ऐसी वैल्यू रख दूं जिस पे आंसर 0 आ जाए, तो एक वैल्यू तो है वैसे, और वह है y इज इक्वल टू नेगेटिव इन्फिनिटी, तो अगर मैं x इज इक्वल टू नेगेटिव इन्फिनिटी, तो 2 टू द पावर नेगेटिव इन्फिनिटी यानी कि 1/2 टू द पावर इन्फिनिटी, और 2 टू द पावर इन्फिनिटी का मतलब होता है इन्फिनिटी, और 1/∞ होता है 0, ठीक है। बट बात यह है कि हम लोग इन्फिनिटी को इंक्लूड ही नहीं करते, आप बोल ही नहीं सकते कि x की वैल्यू इन्फिनिटी रखो, इन्फिनिटी क्या रखो, इन्फिनिटी नाम की कोई चीज़ होती ही नहीं है, ठीक है ना। तो इसीलिए हम लोग कभी इसको इंटरटेन ही नहीं करते, x इज इक्वल टू नेगेटिव इन्फिनिटी को एंटरटेनमेंट नहीं करते हैं, इसलिए हम लोग बोलते हैं कि इसका जो रेंज है वो ओपन इंटरवल 0 टू इन्फिनिटी में आएगा, ओपन इंटरवल 0 टू इन्फिनिटी। बात समझ में आ रही है, ठीक है, क्योंकि 0 कभी नहीं आएगा, 0 एक ही बार आ सकता है अगर x के लिए नेगेटिव इन्फिनिटी हो तो, पर नेगेटिव इन्फिनिटी को हम इंक्लूड नहीं कर सकते, इसलिए हम लोग ये भी नहीं बोलते कि मैं यहाँ पे x की वैल्यू नेगेटिव इन्फिनिटी रख दूं, ठीक है ना। इसलिए हमारा जो फाइनल आंसर आएगा वो 0 टू इन्फिनिटी आएगा, क्या आएगा 0 टू इन्फिनिटी। रेंज ध्यान रखना, रेंज हमेशा 0 टू इन्फिनिटी यानी हमेशा पॉजिटिव नंबर आएगा, और डोमेन तो अपन कुछ भी रख सकते हैं, डोमेन देखो आपने 0 भी रखा, 1 भी रखा, 2 भी रखा, -1 भी रखा, -2 भी रखा, -3 भी रखा, तो रेंज तो आप कुछ भी रख सकते हो, उससे अपने को कोई दिक्कत, सॉरी डोमेन तो आप कुछ भी रख सकते हो, एक्स के अलावा आप कुछ भी रख सकते हैं, इसलिए डोमेन हमेशा रियल नंबर रहेगा, और रेंज हमेशा 0 टू इन्फिनिटी आएगा, किसकी बात, एक्सपोनेंशियल फंक्शन की बात, ठीक है। ओके, चलो देखते हैं कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ कैसे बनेगा, ठीक है। तो दो सिचुएशन पे इसका ग्राफ बनता है, पहली सिचुएशन में y इज इक्वल टू a टू द पावर x, a की वैल्यू 1 से ग्रेटर ले रहे हैं, जो बेस है 1 से ग्रेटर है, और सेकेंड सिचुएशन है कि जो बेस है वो 0 और 1 के बीच में है, तो एक आदि हम मान लो कि a की वैल्यू मैंने 2 ले लिया, तो ये कितना हो जाएगा y इज इक्वल टू 2 टू द पावर x हो जाएगा, 2 टू द पावर x। अब आप सोचो कि अगर आपने x के वैल्यू 0 रखी तो y की वैल्यू कितनी आएगी, x के वैल्यू 0 रखने पे y की वैल्यू 1 आ जाएगी, 2 का पावर 0 कितना होता है 1, x के वैल्यू 1 रखने पे, मैं कुछ स्टैंडर्ड नंबर ले रहा हूँ जिससे आपका कैलकुलेशन करने में आसान हो जाए, तो y की वैल्यू कितनी आएगी 2, x के वैल्यू 2 रखने पे y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 आ जाएगी, x के वैल्यू 3 रखने पे y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8 आ जाएगी, x के वैल्यू -1 रखने पे, x के वैल्यू -1 रखने पे y की वैल्यू कितनी आएगी 1/2 आ जाएगी, x के वैल्यू -2 रखने पे y की वैल्यू कितनी आएगी 1/4 आएगी, x के वैल्यू -3 रखने पे y की वैल्यू कितनी आएगी 1/8 आ जाएगी। तो चलो कुछ ग्राफ किस तरीके से बनेगा उसको देखते हैं। ठीक है ना, ग्राफ किस तरीके से बनेगा उसको डिस्कस करते हैं। जब x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू कितनी आएगी 1, यानी ये जो पॉइंट है ये क्या है 0,1 है, तो 0,1 पॉइंट कहाँ पर होता है, ये यहाँ पे कहीं तो भी होता है, ठीक है। मान लो यहाँ y की वैल्यू कितनी है 1 है, 1,2, x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू 2 है, x की वैल्यू 1 y की वैल्यू 2, यहाँ पे कहीं तो भी होगा, x की वैल्यू 2 y की वैल्यू 4, यहाँ कहीं तो भी होगा, x की वैल्यू 3 y की वैल्यू 8, इधर कहीं तो भी होगा। अच्छा, x की वैल्यू -1 y की वैल्यू 1/2, बीच में कहीं तो भी होगा, x की वैल्यू -2 y की वैल्यू 1/4, x की वैल्यू -3 y की वैल्यू 1/8,
तो ये इस तरीके से ग्राफ बनेगा ना, इस तरीके का ग्राफ बनेगा, ठीक है। ये ग्राफ किसके लिए, y इज इक्वल टू a टू द पावर x के लिए, बट कब, जब a की वैल्यू 1 से ग्रेटर हो, a की वैल्यू 1 से ग्रेटर है। देखो इंक्रीजिंग ग्राफ बन रहा है, कैसा ग्राफ बन रहा है, इंक्रीजिंग। चलो इसके लिए बात करते हैं। a की वैल्यू जो है 0 और 1 के बीच में, तो चलो मान लो कि a की वैल्यू हम लोग ले लेते हैं 1/2, a की वैल्यू क्या लेते हैं 1/2। तो जब x की वैल्यू 0 होगी तो y की वैल्यू कितनी आएगी, x की वैल्यू 0 पे y की वैल्यू 1 आ जाएगी, x की वैल्यू 0 रखने पे y की वैल्यू कितनी आएगी 1। अगर x की वैल्यू 1 रखो तो x की वैल्यू 1 रखो तो y की वैल्यू आएगी 1/2। अगर x की वैल्यू 2 रखो तो y की वैल्यू कितनी आएगी 1/4। अगर x की वैल्यू 3 रखो तो y की वैल्यू कितनी आएगी 1/8। अब सोचो x की वैल्यू अगर मैं -1 रखूँ, 1/2 का पावर कितना -1, तो ये कितना होता है देखो, 2 टू द पावर -1 का पावर -1, और ये हो जाएगा 2, कितना हो जाएगा 2। तो अगर x की वैल्यू -1 रखने पे y की वैल्यू कितनी आएगी 2, x की वैल्यू -2 रखने पे, x की वैल्यू -2 रखने पे ये कितना आ जाएगा 4, कितना y की वैल्यू कितनी आएगी 4। x की वैल्यू -3 रखने पे y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8। x की वैल्यू -4 रखने पे y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 16। तो इस तरीके से वैल्यूज आएगी। आई होप कि आपको ये वैल्यूज कैसे फाइंड आउट कर रही है समझ में आना चाहिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है इसमें, ठीक है ना, कि ये वैल्यूज x की वैल्यू रखने पे y की वैल्यू क्या मिल रही है ये क्लियर होना चाहिए। तो देखते हैं जब x की वैल्यू 0 होगी y की वैल्यू 1, जब x की वैल्यू 0 y की वैल्यू 1, यहाँ पे आएगा कहीं तो भी। बट अब ध्यान दो जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा हूँ ना, x की वैल्यू 1 पे y की वैल्यू कितनी आएगी 1/2, x की वैल्यू 1 पे y की वैल्यू 1/2, यहाँ कहीं तो भी होगा, ये 1/2 इधर होगा y की वैल्यू और x की वैल्यू 1। x की वैल्यू 2 पे y की वैल्यू कितनी आएगी 1/4, x की वैल्यू 3 पे y की वैल्यू कितनी आएगी 1/8। लेकिन जब x की वैल्यू मैं -1 रख रहा हूँ, x की वैल्यू जब -1 रख रहा हूँ तो y की वैल्यू 2 आ रही है, यानी यहाँ पे कहीं तो भी आ जाएगी, ठीक है। x की वैल्यू -2 पे y की वैल्यू कितनी आएगी 4, x की वैल्यू -3 पे y की वैल्यू कितनी आएगी 8। तो अगर आप इन सबको ज्वाइन करते हो तो ये ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा। ठीक है, इस तरीके से डिक्रीजिंग वाला ग्राफ यहाँ पे तैयार हो जाएगा, ठीक है। अब बात आ रही है कि सर ये ग्राफ एक्स एक्सिस को टच क्यों नहीं कर रहा है। देखो एक्स एक्सिस को टच करने का मतलब y की वैल्यू 0 होना है। ये ग्राफ अगर एक्स एक्सिस को टच करेगा या फिर ये ग्राफ अगर एक्स एक्सिस को टच करेगा, एक्स एक्सिस को टच करना मतलब जैसे अगर मान लो यहाँ पे एक्स एक्सिस को टच कर दिया इस तरीके से, तो एक्स एक्सिस को टच करना मतलब y की वैल्यू कितनी होगी 0, और हमें पता है कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन कभी 0 वैल्यू नहीं देता है, तो इसलिए ये ग्राफ एक्स एक्सिस को कभी टच नहीं करेगा। और देखो अगर आप दोनों ग्राफ को ध्यान से देखोगे तो ये अबोव द एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस के ऊपर है, एक्स एक्सिस के ऊपर है, इसका मतलब हमें ये बात पता चल रही है कि y की वैल्यू हमेशा कैसे रहेगी पॉजिटिव होगी। y की वैल्यू पॉजिटिव मतलब रेंज आपकी हमेशा पॉजिटिव वैल्यू आएगी, और एक्स एक्सिस को टच नहीं कर रहा मतलब 0 कभी नहीं आएगी। तो यही बात हमने अभी बोली थी कुछ देर पहले कि रेंज हमेशा 0 से लेके इन्फिनिटी आएगी, 0 इंक्लूड में नहीं आएगा। और डोमेन मैं x की कुछ भी वैल्यू रख सकता हूँ, देखो x की सारे वैल्यू पे ग्राफ हमें मिल रहा है, तो डोमेन क्या रहेगा इसका, डोमेन रहेगा रियल नंबर, डोमेन रहेगा रियल नंबर, ठीक है। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन से रिलेटेड अपने को बस इतनी जानकारी होनी चाहिए कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ कैसे बनता है, ठीक है ना, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डोमेन क्या होता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का रेंज क्या होता है, डोमेन क्या होता है रियल नंबर, रेंज क्या होता है 0 टू इन्फिनिटी। ग्राफ दो टाइप के ग्राफ बनेंगे, एक डिक्रीजिंग ग्राफ बनेगा और एक इंक्रीजिंग ग्राफ बनेगा। इंक्रीजिंग ग्राफ कब बनेगा, जब a की वैल्यू 1 से बड़ी हो, और डिक्रीजिंग ग्राफ कब बनेगा, जब a की वैल्यू 0 और 1 के बीच में लाई कर रही हो, ठीक है। तो इतनी बातें अगर आपको एक्सपोनेंशियल के बारे में पता है तो इसके न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ओके सो ठीक है, आज हम लोग यहीं पे स्टॉप होते हैं। बस हमारा हाँ रुको थोड़ा, ठीक है। तो आज हमारा जो फंक्शन है ये यहाँ पे कंप्लीट होता है,
ठीक है, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि डोमेन और रेंज कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है ना, डोमेन और रेंज फाइंड आउट करते हैं ना चाहिए। तो थ्योरी पार्ट जो है वो तो कम्प्लीटली यहाँ हो चुका है, फंक्शन आपका पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है ऐसा बोल सकते हो। बट जो रेंज और डोमेन के क्वेश्चंस है वो हम लोगों को करते आना चाहिए। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग कम्प्लीटली प्रैक्टिस करने वाले कि किस तरीके से डोमेन फाइंड आउट किया जाता है, किस तरीके से रेंज फाइंड आउट किया जाता है। ठीक है ना, उसके लिए मेथड्स क्या है, स्टेप्स क्या है, ये सारी चीज़ें हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे। ओके, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, जो अपने जो फ्रेंड्स है, आपके जो क्लासमेट्स होंगे जो 10th में आपके साथ थे, उनको भी वीडियो फॉरवर्ड करो ताकि वो भी देख सके कि फंक्शंस कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है ना, किस तरीके से उसको हैंडल करना होता है, किस तरीके से इसके कंसेप्ट क्लियर करना होता है, और ये आगे जाके कितना आपको यूज़फुल रहेगा। ठीक है ना, अपने सोशल मीडिया पे जो है वो चीज़ों को फॉरवर्ड करो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इन वीडियोस को देख पाएँ, उनका ज़्यादा से ज़्यादा इसका बेनिफिट हो। ठीक है, तो आज यहीं पे स्टॉप होते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे डोमेन एंड रेंज के न्यूमेरिकल्स। ओके।